इसमें थर्मल एक्सपेंशन क्या कर लिया, पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट हमें देखना है क्या, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में पहला हमें देखना है कंडक्शन। तो टॉपिक डालना है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर और उसके बाद टॉपिक लिखना है कंडक्शन। तीन इसमें हम क्या करने वाले हैं, मोड पढ़ने वाले हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कन्वेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, एक आध एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अवेलेबल नहीं है, तो कोई वहां पे इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, पर हाँ कंडक्शन में आएगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेडिएशन में आएगा। अब जो यहां हम कंडक्शन पढ़ने वाले हैं इसको बहुत ज्यादा हम रिलेट कर सकते हैं ओम्स लॉ से। कैसे रिलेट करेंगे वो अभी थोड़ी देर में क्या करेंगे देखेंगे। तो पहले समझ लेना है, उसके बाद क्या करना है, नोट करना है। लेट्स से हमने यहां पे क्या किया, एक रॉड ले लिया है, राइट, और हमने कंसीडर कर लिया कि भाई जो रॉड का लेंथ है वो कितना है, L है। अब जब हमने क्या किया, रॉड लिया हुआ है, तो उस टाइम पे रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर क्या है, सेम है, और अगर टेम्परेचर सेम है तो किसी भी टाइप का कोई हीट फ्लो नहीं होगा। हीट फ्लो होना तब स्टार्ट होगा जब टेम्परेचर का क्या हो, डिफरेंस हो। तो इमेजिन करो कि इसके एक एंड को, एक छोर को मैं हीट करना शुरू कर दूं। अब जब मैं इसको हीट करना शुरू करूंगा तो धीरे धीरे इस पॉइंट का टेम्परेचर धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर जब क्या होगा, बढ़ेगा, तो हीट फ्लो होना शुरू करेगा। जब हीट फ्लो होगा तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके भी टेम्परेचर क्या होंगे, बढ़ेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे बोल दे रहा कि शुरू में यहां भी 30 डिग्री, बीच का भी 30 डिग्री और यहां भी 30 डिग्री सेल्सियस था जब हम इसको हीट नहीं कर रहे थे। जैसे हीट करना शुरू किए तो इसका टेम्परेचर लेट से 30 से हो गया 35 डिग्री, यह भी 30 पे, यह भी 30 पे, राइट। हीट फ्लो होना शुरू हुआ 35 से, इसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया कितना, 45, ये हो गया 35, ये हो गया कितने पे, 30 पे। ऐसे करके टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, राइट। अगर हम क्या करें, इधर पे इसको हीट करना शुरू करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। पर ऐसा नहीं कि टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता जाएगा इनफाइनाइट तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता कि टेम्परेचर हमेशा ही बढ़ता जाता तो एक कैंडल के हेल्प से हम लोहे को पिघला सकते थे। एक लोहे के नीचे कैंडल जला के रख दो, राइट, टेम्परेचर बढ़ते 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 अल्टीमेटली उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता। पर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि एक टाइम आता है जिसके बाद जो टेम्परेचर है वो बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो जब टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाए, दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, अभी मैं लिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो। तो पहले ये 35 हो गया, ये 30, ये 30, राइट, फिर ये 40 हो गया, 35, ये 30, ऐसे करते करते टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पर एक टाइम आएगा जब ये हो गया 60 डिग्री, ये 55 डिग्री और ये 50 डिग्री, राइट। अब उसके बाद ये टेम्परेचर और नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि जितना हीट ले रहा है उतना हीट क्या कर दे रहा है, ये रिलीज भी कर दे रहा है। ये 60 पे अटक गया, ये 55 पे और ये 50 पे। तो जिस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा समय के साथ, टाइम के साथ, वही कहलाएगा क्या, स्टेडी स्टेट। और जो सारे हमारे पास फॉर्मूले हैं, जो भी हम क्या करेंगे यहां पे इक्वेशन निकालेंगे, वो है किसके लिए, स्टेडी स्टेट के लिए। तो हम यहां पे लिख रहे हैं एट स्टेडी स्टेट। इसका मतलब होगा कि जब चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो जाए, 0। टाइम के साथ अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, चाहे अभी देखो चाहे बाद में देखो, 60 डिग्री पे अटक गया है, ये 55 पे अटका हुआ है, 50 पे अटका हुआ है। बट इसका यह मतलब नहीं होता कि चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डिस्टेंस ये 0 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, राइट। ये 60 पे है, ये 55 पे, ये 50 पे। तो अगर डिस्टेंस के साथ देखोगे तो टेम्परेचर अभी भी क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो हम लिखेंगे dt by dx इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेडी स्टेट का क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब वो है जब समय के साथ टेम्परेचर चेंज होना क्या हो जाए, बंद हो जाए। पर डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। तो यहां पे 60, 55, 50, यहां पे बीच में कुछ और टेम्परेचर रहेगा, यहां के बीच में कुछ और टेम्परेचर रहेगा। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ोगे, जैसे डिस्टेंस के साथ आगे बढ़ोगे, लेंथ में आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे टेम्परेचर अलग अलग दिखेगा। क्लियर है, तभी तो हीट फ्लो होगा। अब मान लो कि भाई स्टेडी स्टेट में इस पॉइंट का टेम्परेचर हो गया कितना, T1, और इसका टेम्परेचर हो गया कितना, T2, राइट। इसका रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने कितना, A, और इस रॉड में से dq अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हमने यहां पे कंसीडर कर लिया कि लेट T1 इज ग्रेटर देन T2, राइट। T1 इज ग्रेटर देन T2, हमने ये भी क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगा, हीट फ्लो होगा। हमें जानना है कि जो हीट फ्लो हुआ वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहले हम यहां पे समझेंगे, बाद में हम इसको विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि वो और अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो यहां पे जब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई कितना हीट फ्लो हुआ है, तो पहली चीज तो ये डिपेंड करेगा कितना टाइम हो गया।
जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो फ्लो ऑफ हीट है या जो हीट कंटेंट जो एक तरफ से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कम समय में कम हीट हमें मिलेगा, टाइम जैसे ज्यादा होगा तो हीट हमें ज्यादा मिलेगा। तो पहला डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे, राइट। इसी तरह से दूसरा डिपेंड करता है कि भाई टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा यहां पे हीट भी फ्लो होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस कम तो हीट का फ्लो भी क्या होगा, कम होगा, राइट। इसी तरह से डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हीट वहां से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। और इसी तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। जितना ज्यादा रॉड का लेंथ होगा हीट उतना कम फ्लो होगा। अभी विजुलाइज करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। इन सब को अगर हम क्या करते हैं, कंबाइन कर दे तो हम लिखेंगे dq जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई dt डिवाइड बाई L, राइट। इन सारे फैक्टर्स पे कितना हीट फ्लो हो रहा है वो क्या करता है, डिपेंड करता है। थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। जब से मैंने तुमको क्या किया, फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया है, कई बार मैंने इसको मेंशन किया है कि तीन पैरेलल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, राइट। एक है पानी का फ्लो, दूसरा है हीट का फ्लो और तीसरा है, राइट, चार्ज का फ्लो। पानी बहता है ज्यादा हाइट से कम हाइट या ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर। जहां पे हाइट ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा हाइट से कम हाइट, हीट फ्लो का ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर और चार्ज फ्लो का ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल। अब इन तीनों में सिर्फ एक चीज है जो हमें दिखता है, वो क्या है, वाटर, राइट। कितना पानी बह रहा है, कितनी हाइट तक भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बाकी दोनों कॉन्सेप्ट को हम पानी की ही हेल्प से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं यहां भी। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो वहां तो पूरा का पूरा पानी से ही हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो चीज हमें दिखता है, जिस चीज को हम विजुलाइज कर सकते हैं, वो हमें समझ में भी अच्छे से आता है। तो अगर मान लो मैं इस रॉड को रिप्लेस कर दूं एक पाइप से, और उस पाइप से कितना अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि अभी अमाउंट ऑफ हीट देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं अमाउंट ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा उसको हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो पहला हमने बोला कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा वो डिपेंड करता है टाइम पे, राइट। दो नल खुला छोड़ दो, एक को 1 मिनट के लिए, दूसरे को 10 मिनट के लिए, तो ऑब्वियस बात है ज्यादा टाइम में हमें अमाउंट ऑफ वाटर भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो जितना ज्यादा टाइम होगा अमाउंट ऑफ वाटर भी ज्यादा मिलेगा। दूसरा डिपेंड करेगा हाइट के डिफरेंस पे। इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर मान लो सबसे ऊपर में टंकी रखी हुई है, तो जो ऊपर वाले फ्लोर्स होते हैं, ऐसे फ्लैट जो सबसे ऊपर में, उनमें जो पानी का बहाव होता है, जब हम नल खोलते हैं, टैप खोलते हैं, तो थोड़ा कम होता है। ग्राउंड फ्लोर पे जब हम जाते हैं और वहां पे जब टैप खोलते हैं तो वहां पे जो रेट ऑफ फ्लो होता है या पानी जो आता है वो तेजी से आता है। सिंपल सा है, हाइट के डिफरेंस की वजह से, राइट। छत पे ही अगर तुम उससे नल लगा दोगे तो धीरे आएगा, लेकिन नीचे आके कमरे में देखोगे तो पानी तेज आएगा। ग्राउंड फ्लोर में जाके देखोगे पानी और ज्यादा तेज आएगा, क्योंकि हाइट का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा हाइट का डिफरेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, तो फ्लो ज्यादा होगा, राइट। तो टेम्परेचर डिफरेंस यहां पे, वहां पे बोल रहे हैं क्या, हाइट का डिफरेंस। तीसरा डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, राइट। सिमिलर हाइट पे दो क्या कर दो, पाइप लगा दो, एक पतला सा पाइप है, एक मोटा सा पाइप है, तो अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा किससे मिलेगा, मोटे पाइप से। और तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, राइट। सेम अमाउंट क्या करना है, सेम अमाउंट ऑफ वो लेना है, वाटर लेना है, या फिर सेम टंकी से क्या करो, दो पाइप लगा दो, एक छोटा सा पाइप है और एक पाइप को बिल्कुल घुमा घुमा के ऐसे करके नल में लगाओ। ऊपर से दोनों का टैप बराबर टाइम के लिए खोलो और फिर बंद कर दो। जिस पाइप का लेंथ छोटा होगा उससे अमाउंट ऑफ वाटर हमें ज्यादा मिलेगा, और जिसका लेंथ बहुत ज्यादा होगा उससे अमाउंट ऑफ वाटर कम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा पानी तो पाइप के अंदर। जब तक पाइप पूरी तरीके से फिल नहीं होगा तब तक पानी बाहर आना शुरू नहीं होगा। सेम कहानी यहां पे भी हो जाती है कि जितना ज्यादा लेंथ होगा, राइट, जितना ज्यादा लेंथ होगा अमाउंट ऑफ हीट उतना कम मिलेगा दूसरे के साइड। इससे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब भी कोई बर्तन होता है उनकी जो डंडियां होती है थोड़ी सी लंबी बनाई जाती हैं। अगर लेंथ छोटा होगा, जैसे हम पकड़ेंगे गर्म हो रहा है, तुरंत हीट फ्लो होकर हमारे हाथ तक पहुंचेगा। लेकिन अगर लेंथ थोड़ा ज्यादा है तो वही अमाउंट ऑफ हीट हम तक थोड़ा सा कम पहुंचेगा, तो हाथ के जलने के चांसेस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, राइट, ज्यादा सेफ रहेगा। विजुलाइज कर लिया, बात आई समझ में, ठीक है। अब अगर हम यहां से क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। हम यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं के, तो ये हो जाएगा पूरा के ए T1 माइनस T2 dt डिवाइड बाई L। ये आया हमारे पास फॉर्मूला, जहां पे के का मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, राइट, ये कहलाएगा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल।
ये पूरा डिपेंड करेगा कि हमने जो यहां पे क्या किया, रॉड लिया है वो किस मटेरियल का बना है और उसकी कंडक्टिविटी कितनी है। अगर हमने यहां पे मान लो क्या कर लिया, लकड़ी का एक रॉड लिया हुआ है, तो लकड़ी का जो कंडक्टिविटी होता है, हीट की कंडक्टिविटी बहुत कम, एक तरफ हीट होता रहेगा, दूसरे साइड हमको पता भी नहीं चलेगा। राइट, एल्यूमिनियम का लेंगे तो कंडक्टिविटी थोड़ी ज्यादा होगी, स्टील लेंगे तो कंडक्टिविटी थोड़ी और भी ज्यादा होगी। तो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का मटेरियल है, उसके हिसाब से कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलना चाहिए। तो जो कंडक्टिविटी है के जो है वो डिपेंड करेगा सीधा सीधा किस पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि ये जो है वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। किस टाइप का हमने क्या किया, मटेरियल लिया है, उस पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया, बट हम इस फॉर्मेट में इसको याद नहीं रखेंगे। राइट, इसको हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई कर रहे हैं कहने का मतलब है हमने लिखा dq बाई dt। dq था अमाउंट ऑफ हीट, जब dq बाई dt लिखेंगे तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कितना हीट पर सेकंड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल करंट। किसी भी चीज के बहने के जो रेट होता है, फ्लो होने का जो रेट होता है, वही कहलाता है क्या, करंट। पानी के बहने का जो फ्लो है या रेट है वो वाटर करंट, हीट के बहने का जो फ्लो है वो, और चार्ज के बहने का फ्लो है वो इलेक्ट्रिक करंट। राइट, तो वाटर करंट, थर्मल करंट और इलेक्ट्रिक करंट, तीन चीजें आ गई। तो हमने लिखा dq बाई dt इज इक्वल टू के, राइट, ब्रैकेट में हमने लिखा T1 माइनस, अच्छा बचा क्या हमारे पास, KA T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, हमने लिखा dq बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे लिख रहे हैं हम T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L बाई KA। KA को L के नीचे लिया है तो ये हो गया L बाई K, और L बाई के को भी हम क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो हमने लिखा dq बाई dt इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई RTH। राइट, इसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया इस तरह से, और हम इसे ही याद करेंगे। जहां पे RTH जो है दैट इज नोन एज थर्मल रेसिस्टेंस। राइट, ये वाला टर्म कहला जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी है, L अपॉन के। राइट, ये हो जाएगा क्या, L अपॉन के। यहां पे सारी चीजें क्या करनी है, तुमको लिख लेनी है कि जो dq बाई dt है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। तो dq बाई dt जो है वो कहलाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसका प्रॉपर नाम क्या होगा, थर्मल करंट। T1 माइनस T2 हो जाएगा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, A क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और L क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। क्लियर है ये? तो इस टाइप से हमको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले को अब हम क्या करेंगे, रिलेट करके देखेंगे किससे, ओम्स लॉ से, इलेक्ट्रिक करंट से। दोनों में सिमिलरिटी देखेंगे किस टाइप से। अगर हमें सिमिलरिटी समझ में आ गया तो हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। अगर दो कॉन्सेप्ट या दो इक्वेशन सिमिलर हैं, मतलब जितने क्वेश्चंस एक जगह बन सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन दूसरे जगह भी बनाया जा सकता है। एक और चीज क्या करना है, ध्यान रखना है, कभी कभी जो थर्मल कंडक्टिविटी यहां पे हमने क्या किया, निकाला है, या कंडक्टिविटी मटेरियल जो हमने क्या किया, निकाला है, थर्मल कंडक्टिविटी इसका पूरा नाम होगा, उसका यूनिट या डायमेंशन क्या करेगा, पूछ लेगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है dq बाई dt, जूल पर सेकेंड को वॉट भी लिखा जा सकता है, राइट, एनर्जी पर यूनिट टाइम को वॉट भी लिखा जा सकता है। ये हो गया वॉट। यहां पे एरिया है मीटर स्क्वायर, नीचे में मीटर है, तो ये बचा मीटर, तो वॉट पर मीटर। और T1 माइनस T2 या तो पर केल्विन या तो डिग्री सेल्सियस, दोनों ही सेम होंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस, या फिर वॉट पर मीटर पर केल्विन। राइट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? पहले इसको नोट कर लो, फिर दोनों में क्या करते हैं, सिमिलरिटी देखते हैं। इसको हम कंपेयर कर रहे हैं ओम्स लॉ से। तो एक साइड हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल करंट, राइट, और दूसरे साइड हम लिख रहे हैं थर्मल करंट। राइट, दूसरे साइड हमने लिखा थर्मल करंट। अब फॉर्मूला क्या क्या है, हम क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट में जो मेन फॉर्मूला है हमारा वो किसका है, ओम्स लॉ का है। राइट, तो मेन जो इधर फॉर्मूला है वो है ओम्स लॉ का, और ओम्स लॉ सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई जो करंट है वो है V डिवाइड बाई R, जहां पे V क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R, भाई पोटेंशियल का डिफरेंस। राइट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और जो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है, उसको लिखा जा सकता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq बाई dt इज इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R। यही फॉर्मूला है हमारे पास।
राइट, जहां पे dq जो है वो कहलाएगा क्या, चार्ज, तो dq बाई dt हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। एज वेल एज जो r है वो क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए, जहां पे रो क्या है, रेसिस्टिविटी, राइट। और रेसिस्टिविटी को 1 अपॉन कंडक्टिविटी भी लिखा जा सकता है। तो इसी को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं L डिवाइड बाई सिग्मा ए, तो रेजिस्टेंस कहा गया L डिवाइड बाई सिग्मा ए, जहां पे जो रो है वो कहलाएगा रेसिस्टिविटी और जो सिग्मा है वो कहलाएगा क्या, कंडक्टिविटी। एक रेसिस्टिविटी का एक और नाम होता है, रेसिस्टिविटी का एक नाम और होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, राइट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अगर कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला हुआ है तो समझ जाना है वो क्या बोलना चाह रहा है, रेसिस्टिविटी बोलना चाह रहा है। तो सिग्मा टर्म से हमने क्या कर दिया, सिम्बलाइज कर दिया। थर्मल करंट की अगर हम बात करें तो हमने यहां पे लिखा है कि भाई जो थर्मल करंट है dq बाई dt, उसको लिखा जाता है T1 माइनस T2 डिवाइड बाई RTh। अगर तुम देखो तो दोनों फॉर्मूले क्या है, बिल्कुल मिलते जुलते। यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिकल करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थर्मल करंट, पोटेंशियल डिफरेंस टेंपरेचर डिफरेंस, रेसिस्टेंस वो भी रेजिस्टेंस है, बस थर्मल रेजिस्टेंस कहलाएगा और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहला जाएगा, राइट। तो यहां पे जो dq है वो लिखा है क्या, हीट, और जो RTh है ये क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। साथ ही साथ थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, L डिवाइड बाई KA, जहां पे जो K है वो क्या है, कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, R का फॉर्मूला यहां पे L अपॉन सिग्मा ए है, यहां पे भी L अपॉन K है। L लेंथ है, A एरिया है, L लेंथ A एरिया, सिग्मा और K दोनों क्या है, कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, बस सिग्मा की जगह पे K लिखा हुआ है, बाकी फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है। अब अगर फॉर्मूला सेम है, इतनी सिमिलरिटी है, इनके मतलब, इसका मतलब है इनके क्वेश्चंस भी क्या होंगे, बिल्कुल सेम हो। मतलब जिस तरह से वहां पे हमने क्या किया है, ओम्स लॉ के टाइम पे पढ़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, किरचॉफ जंक्शन लॉ, ये सारी चीजें हम यहां पे भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है, करके देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। पहले इसको भी नोट करो। देखो, तो यहां पे जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे ओम्स लॉ में क्या करता है, पूछता है। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या करते देखते हैं। जैसे मान लो ये बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है, दो रॉड है, दोनों जो रॉड है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस दोनों की जो कंडक्टिविटी है वो अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। यहां में हमने बोल दिया कि भाई दोनों का जो लेंथ है वो कितना है, L, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A, राइट। इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है K1 और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है K2। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अगर हम इनको पहला सीरीज में कंबाइन करें और दूसरा पैरेलल में कंबाइन करें तो इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी। बस एक चीज केयरफुल रहना है, जनरली तुमने अभी तक क्वेश्चन किया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, पर यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं बल्कि क्या पूछ लिया है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहां भी पूछ सकता है, वहां भी पूछ सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। तो पहला बोला है अगर हम इनको सीरीज में क्या करते हैं, कंबाइन कर दें, तो लेट्स से इनको हमने क्या किया, सीरीज में कंबाइन किया, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा, A, राइट। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा अब 2L, और इसकी जो कंडक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगा लेट्स से कितना, K इक्विवेलेंट, जो हमें क्या करना है, निकालना है। इस ओवरऑल का इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना, R1, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R2, इस पूरे का रेजिस्टेंस हो जाएगा कितना, R इक्विवेलेंट। अब पूरे नियम, हम पूरे लॉज वहां पे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप के हमने यहां पे लॉज देखे, बस सिंबल चेंज है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई इन सीरीज, अगर सीरीज की बात करें तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, R1 प्लस R2 के बराबर, राइट। ये हमने ऑलरेडी क्या किया, पढ़ा हुआ है, वायर के लिए पढ़ा हुआ है, इसके यहां पे हम क्या कर रहे हैं, रॉड ले रहे हैं। R इक्विवेलेंट लिख दिया R1 प्लस R2। अब R इक्विवेलेंट को लिखें, ये R का फॉर्मूला क्या होता है ना, R का फॉर्मूला हमने यहां पे दिखा है क्या, L अपॉन K, बस रो L अपॉन A है, रो को 1 अपॉन K लिख देना है। तो जब इक्विवेलेंट के लिए लिखेंगे इस पूरे रॉड के लिए, तो इसका लेंथ कितना है 2L, डिवाइड बाई कंडक्टिविटी कितनी, K इक्विवेलेंट, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, A। R1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A। क्या कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, राइट।
L बाई ए वाला जो टर्म है वो हर जगह से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहां पे बचेगा हमारे पास 2 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। तो हमें मिल रहा है 2 डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, राइट, डिनोमिनेटर में आएगा क्या, k1 k2, और ऊपर में आएगा k1 प्लस k2। तो यहां से हमने निकाल लिया k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। जिनके मन में ये आ रहा होगा सर वहां का जो पैरेलल था वहां यहां के सीरीज में काम आ रहा है, तो बेटा ऐसा बिल्कुल मत करना। पैरेलल कॉम्बिनेशन R पैरेलल में R था R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, पर यहां पे कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, राइट। तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझ लेना कि बिल्कुल यहां का सीरीज वहां के पैरेलल जैसा है, बिल्कुल वैसा नहीं है, हल्का सा क्या है डिफरेंस है। इसी तरह से फिर पूछा है कि अगर इनको हम कंबाइन कर दे किसमें, पैरेलल में, तो के इक्विवेलेंट कितना होगा, निकालो उसको, इसको नोट कर लो, दूसरे वाले को निकाल लो, k1 प्लस k2 बाई 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर दे रहे हैं। जब पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अब ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 2a, राइट। लेट से हमने मान लिया कि इनका जो रेसिस्टेंस है वो हो गया R इक्विवेलेंट, और जो कंडक्टिविटी है वो कितना हो गया K इक्विवेलेंट, और उसी की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि पैरेलल में, राइट, इन पैरेलल R इक्विवेलेंट ऐसे लिखा जाता है कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो R का फॉर्मूला अगर L अपॉन KA था तो 1 अपॉन R का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, KA डिवाइड बाई L। इसके लिए हम लिखेंगे K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया डिवाइड बाई L। इस पूरे रॉड के लिए जो ओवरऑल एरिया हो गया वो कितना हो गया 2a डिवाइड बाई L इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे K1a डिवाइड बाई L, और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे K2a डिवाइड बाई L। क्या कैंसिल हो जा रहा है हर जगह से, राइट, a बाई L। तो a बाई L हर जगह से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा क्या करना है, केयरफुल रहना है, सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहां पे, राइट। ओम्स लॉ में भी ये क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है, बस वहां पे K की जगह पे क्या रहेगा, सिग्मा रहेगा। ऐसे क्वेश्चन वहां भी पूछ सकता है ना। जल्दी से देखो इसे, देखो मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप का रॉड है, राइट, इस तरह से, और इसका जो मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी है K1, राइट, ऐसे, और इसके ऊपर एक दूसरा मटेरियल है ऐसे, और इसकी जो कंडक्टिविटी है, जो ऊपर में मटेरियल है, वो है कितना K2, राइट। लेट्स से इस तरह से मान लिया हमने, और साथ ही साथ ये बोला हुआ है कि दोनों का जो लेंथ हो तो सेम रहेगा, ये मान लिया कितना L। आगे दिया हुआ है कि अगर हम एक्सिस से क्या करें, चेक करें, तो इनर वाले का जो रेडियस है वो है R, जबकि आउटर वाले का जो रेडियस है वो कितना है 2R। इस एंड को हम T1 टेम्परेचर और इस एंड को T2 टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब है जो हीट होगा वो T1 से T2 या T2 से T1 इस तरह से क्या होगा, फ्लो होगा। तुमको बताना है T1 और T2 के बीच में इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। तो क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, K इक्विवेलेंट बिटवीन T1 एंड T2, मतलब इस एंड से लेके इस एंड के बीच में। चलो करो बस, K1 प्लस 3K2 अपॉन 4, यार है कुछ और आ रहा है, अपॉन 4 नहीं आया है। चलो समझो, ये जो टेम्परेचर दिया वो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि कहां पे टेम्परेचर ज्यादा है कहां पे टेम्परेचर कम है, उससे यह पता चलेगा जो हीट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, और हीट कैसे फ्लो हो रहा है उससे हमें पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है ना। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, आगे जाके भी किस तरह से हीट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन कभी सीरीज कभी पैरेलल हो सकता है। कभी भी डायरेक्ट देख के नहीं बताना है कि कॉम्बिनेशन सीरीज है पैरेलल है। एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को, मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने क्या किया, शुरू किया, और इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक यहां पे एक स्ट्रक्चर दे दिया, मैंने बोला ये R1 है, ये R2 है, ये R3 R4, ऐसे 4 रेजिस्टेंस है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये चारों जो रेजिस्टेंस है वो किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते। डिपेंड करेगा कि भाई कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है।
अगर इसी में मैं बोलूं कि यहां पे हाई पोटेंशियल है, यहां पे लो पोटेंशियल है, मतलब बैटरी में ऐसे लगा दूं तो हीट इस तरह से फ्लो होगा, सॉरी करंट इस तरह से फ्लो होगा, और हम बोलेंगे चारों किसमें लगे हुए, सीरीज में। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ना लगाऊं और मैं तुमसे बोल दूं एक यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे लो पोटेंशियल है, मतलब बैटरी यहां से लगा दे तो करंट यहां से फ्लो होना शुरू करेगा, फिर उस केस में R1 R2 सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और ये वाला ब्रांच इसके साथ पैरेलल में। लेकिन अगर मैं यही बोल दूं कि भाई यहां से बैटरी लगाया हुआ, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो करंट जब ऐसे जाएगा कुछ ऐसे कुछ इस तरह से जाएगा, तब 4 1 और 2 किस में आएगा, सीरीज में, और इसका कॉम्बिनेशन इस ब्रांच के साथ। तो डिपेंड करता है कि कहां पे हाई पोटेंशियल और कहां पे लो पोटेंशियल है, इसलिए मैंने यहां पे क्या कर दिया, टेम्परेचर बता दिया। तो उससे हमें समझ में आएगा कि ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में। अब यहां से पूरा का पूरा हीट क्या होगा, फ्लो होगा ऐसे, कुछ होगा किससे, अंदर वाले रॉड से, कुछ बाहर वाले रॉड से, हीट अलग अलग फ्लो हो रहा है। करंट डिवाइड किस कॉम्बिनेशन में होता है, करंट किस कॉम्बिनेशन में डिवाइड होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। उसी तरह से यहां पे दोनों के लिए टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सेम है, जबकि उसमें से दोनों से अलग अलग क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट, सॉरी थर्मल करंट फ्लो हो रहा है। मतलब दोनों कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल। ये बिल्कुल बेसिक सा चीज है बेटा, है ना, 10th क्लास में जिसने पढ़ लिया है ओम्स लॉ उसको भी आ जाएगा, ऐसे हरकतें ना करो। तो दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट किस तरह से निकाला जाता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस पूरे के लिए अगर हम क्या करें देखें तो R का फॉर्मूला होता है L/KA, तो 1/R का फॉर्मूला KA डिवाइड बाई L। अगर इस पूरे के लिए लिखे तो हम लिखेंगे कंडक्टिविटी कितना, K इक्विवेलेंट, लेंथ कितना L, KA, इस पूरे के लिए एरिया कितना, पाई इंटू 2R का स्क्वायर, राइट। पूरे के लिए तो यही लेंगे ना, ये पूरा ले लेंगे, तो 2R का स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ कितना है L। R1 के लिए लिखेंगे, अंदर वाले के लिए लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे K1 और एरिया कितना, पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ कितना है L। सेकंड वाले के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे K2 और सेकंड वाले के लिए एरिया कितना बचा, पाई इंटू 2R का स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, तो हम यहां पे लिखेंगे पाई 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर डिवाइड बाई लेंथ कितना है L। L हर जगह से कैंसिल कर दो, साथ ही साथ पाई वाला टर्म भी है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो जरा बचा क्या, ये 2R लिखा हुआ है, ध्यान रखना, K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई 4R स्क्वायर, यहां पे बच रहा है K1 मल्टीप्लाइड बाई R स्क्वायर प्लस यहां पे 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, कितना बचा, 3R का स्क्वायर, तो यहां बच रहा है K2 इंटू 3R स्क्वायर। कुछ और बचा नहीं, तो अब हर जगह से क्या कैंसिल कर सकते हैं अपन, R स्क्वायर, हर जगह से R स्क्वायर कैंसिल, तो यहां बचा 4K इक्विवेलेंट, मतलब K इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। यहां पे बचा K1 प्लस 3K2 डिवाइड बाई 4। कहां गलत कर रहे हो देखो जरा, अलग करंट निकाला, दोनों को ऐड करके क्या हुआ, थोड़ा सा गलत था, क्या थोड़ा सा, 3 की जगह 2 आया था, 3 की जगह 2 कैसे आ गया था, चलो मतलब आउटर वाले में अलग करंट निकाला, बाहर अंदर, अरे इतना करने की जरूरत नहीं, आउटर में अलग करंट। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये ओम्स लॉ से ही आया है। और ओम्स लॉ से कैसे आया है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब बाहर वाले का करंट अलग, इनर वाले का करंट अलग। तो जब हमने ऑलरेडी वो पार्ट सॉल्व करके हम यहां तक पहुंच चुके हैं तो शुरू से करने की जरूरत नहीं। ये कैसे आया, ओम्स लॉ से आया ना, राइट। याद आ रहा है, कुछ दो रेजिस्टेंस लेते थे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखते थे, ऐसे करके निकालते थे, वही से ये आ गया। अब क्यों बार बार उसको सॉल्व कर, सीधा यहीं से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। करो 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 देखो, जो जो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना, ऑलमोस्ट सारी चीजें लगभग सिमिलर टाइप की चीजें यहां भी पढ़नी है। जैसे नेक्स्ट हमें देखना है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या नाम है वैसे, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किसी जंक्शन में जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता भी, राइट। जितना भी करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा।
वहां पे हम क्या करते थे, 3 रेजिस्टेंस या 3 वायर ले लेते थे और बोलते थे अगर एक साइड से करंट आ रहा है, 2 साइड से जा रहा है, या 2 साइड से आ रहा है, 1 साइड से जा रहा है, तो आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, इक्वल होगा। बस वायर की जगह पे हम यहां पे क्या ले लेंगे, रॉड ले लेंगे। तो मान लो हमने यहां पे क्या कर लिया, 3 रॉड ले ली, 3 रॉड को इस तरह से क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया हमने ऐसे, इस तरह से। अब हम कह रहे हैं कि इसमें से क्या है, करंट आ रहा है, तो करंट हम यहां पे क्या लिखेंगे, dq बाई dt 1, यहां से करंट जा रहा है dq बाई dt 2, राइट, इस तरह से जा रहा है, और यहां से निकल रहा है करंट dq बाई dt 3। ये हो गया हमारा क्या, जंक्शन, राइट, ये हो गया जंक्शन। तो हम कहेंगे कि किसी भी जंक्शन में जितना इनकमिंग करंट है उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग करंट, या तुम बोल सकते हो इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा, 0, है ना। तो हम सीधा सीधा यहां पे लिख सकते हैं कि भाई dq बाई dt 1 प्लस dq बाई dt 2 शुड बी इक्वल टू dq बाई dt 3। ये हमारा किरचॉफ जंक्शन लॉ है। सेम इसी को हमने क्या किया, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, बस उसकी जगह पे पाइप लगे हुए थे और इसी का नाम था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना भी अमाउंट ऑफ लिक्विड एक तरफ से आ रहा है, 2 तरफ से जा रहा है, तो वो दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर। तो बिल्कुल वैसे ही जहां पे वहां पे अमाउंट ऑफ वाटर था या लिक्विड था, यहां पे अमाउंट ऑफ हीट है और आगे जाके अमाउंट ऑफ चार्ज हो जाता है पर सेकंड, जिसको इलेक्ट्रिकल करंट बोलते हैं। तो ऐसे लिखा जाएगा। तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस के हिसाब से भी। तो लेट्स से हमने बोला कि भाई यहां का जो टेम्परेचर है वो T1 है, इस पॉइंट का टेम्परेचर है T2, यहां का टेम्परेचर है T3 और जंक्शन का टेम्परेचर है कितना, T, जंक्शन का टेम्परेचर T। तो अभी मैं जो T1, T2, T3 और T बोल रहा हूं वो है टेम्परेचर। जब हम T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 करेंगे वो हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। अब अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे ये ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। और ऐसा मान के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इनकेस अगर ऐसा आ जाए कि भाई dq बाई dt की वैल्यू आ रही है माइनस में, मान लो तुमने क्या किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने से dq बाई dt की वैल्यू किसमें आ गया, माइनस। इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू अभी भी सही है, बस तुमने डायरेक्शन क्या किया, गलत माना है, उसको क्या कर देना, उल्टा कर देना है। तो सॉल्व एज इट इज करना है, जिस तरह से करना चाहिए था। डायरेक्शन तुमने अपने हिसाब से माना, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो वैसे ही सॉल्व करो। सॉल्व करने से अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो तुमने डायरेक्शन सही कंसीडर किया हुआ है, और अगर नेगेटिव आया तो आंसर अभी भी उतना ही है, बस डायरेक्शन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इसको अगर हम फर्दर और स्टेप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं dq बाई dt इक्वल टू क्या होता है, ka t1 माइनस t2 डिवाइड बाई l, या फिर और अगर सिंपल टर्म में लिखना है तो t1 माइनस t2 डिवाइड बाई r लिख सकते हैं। तो लेट से मैंने बोला कि भाई इसका रेजिस्टेंस है कितना, R1, इसका रेजिस्टेंस है कितना, R2, और इसका रेजिस्टेंस है कितना, R3। हम चाहे तो R1, R2, R3 ना लिख के L अपॉन KA भी लिख सकते हैं। dq बाई dt1 को लिखेंगे, सिंस करंट ऐसे फ्लो रहा है, मतलब T1 माइनस T, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा कितना, T1 माइनस T डिवाइड बाई रेजिस्टेंस है कितना, R1, प्लस dq बाई dt लिखेंगे T2 माइनस T, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T डिवाइड बाई R2, और इसके लिए लिखेंगे T माइनस T3, तो इसके लिए लिखा जाएगा T माइनस T3 डिवाइड बाई R3। ऐसे भी हम चाहे तो क्या कर सकते, लिख सकते हैं। फर्दर अगर तुमको क्या करना है और इलेबोरेट करना है तो R1, R2, R3 को तुम L अपॉन KA वाले टर्म से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि भाई किसी भी जंक्शन में जितना करंट आ रहा है उतनी करंट जाएगा, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनका हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब ये है कि हम चाहे तो क्या कर सकते, निकाल सकते हैं कि भाई जंक्शन का टेम्परेचर कितना है। जंक्शन का टेम्परेचर निकल जाएगा तो कितना करंट या कितना हीट पर सेकंड फ्लो हो रहा है वो भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं पहले। मान लो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक इस तरह का रॉड है और दूसरे रॉड को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, टी शेप क्या कर दिया, यहां पे दे दिया। और मैंने बोला है कि जो रॉड है वो सेम मटेरियल के हैं। अगर सेम मटेरियल के हैं इसका मतलब हुआ सबकी कंडक्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। सबका लेंथ और एरिया भी क्या मान लिया, सेम मान लिया। तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, राइट, एरिया भी क्या है, सेम है, और लेंथ भी एल है। तो ये लेंथ हमारा हो गया कितना, एल। ये कंप्लीट लेंथ एल है, ये कंप्लीट लेंथ एल है, और ये जो जंक्शन है वो कहां पे है, हाफ पे, L/2 पे। तो इस तरह से दिया हुआ है, सेम मटेरियल है, मतलब सबकी कंडक्टिविटी भी हम क्या करेंगे, सेम मानेंगे। अब इसमें ऐसा बोला हुआ है कि ये वाला जो पॉइंट है ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला जो पॉइंट है ये 60 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेट से मान लिया हमने।
अब हमें पता है कि कुछ हीट इधर से फ्लो होगा, कुछ इधर से फ्लो होगा, या हो सकता है ऐसे जाके चले जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हीट यहां से जाए, इधर चला जाए, इधर चला जाए, या तो हीट इधर जाएगा और दोनों इधर से निकल जाएंगे। तो हीट इसमें क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा हुआ है कि ये जो जंक्शन दिख रहा है इसका जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन सिंपल से ये पूछा है कि जंक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। अब अगर जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है तो हम बोलेंगे कि ऐसा है कि किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि करंट किधर किधर से जा रहा है, तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अगर तुमको ये नहीं पता कि भाई करंट ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, करंट मतलब थर्मल करंट की बात कर रहे हैं। थर्मल करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, राइट। तो सिंपल टर्म में करंट बोल दे रहा मैं। तो मुझे नहीं पता कि करंट ऐसे जाएगा कि इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा। तो कभी भी अगर तुमको डायरेक्शन नहीं पता है तो इससे कभी कोई परेशानी नहीं होगी, तुम अपने मन से बाय डिफॉल्ट कुछ भी मान लो। तुम इनफैक्ट ये भी मान सकते हो कि इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से भी करंट जा रहा है, मतलब तीनों साइड से करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, जबकि हमें पता है ऐसा पॉसिबल। तुम चाहो तो ये भी मान सकते हो कि यहां से करंट इधर गया और इधर गया, जंक्शन से करंट तीनों साइड जा रहा है, जबकि ऐसा भी पॉसिबल, पर दिक्कत नहीं जाएगी। तुम अपने मन से करंट का डायरेक्शन लेके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना है, आंसर लाना है। आंसर प्लस में है मतलब डायरेक्शन सही है, माइनस है तो भी आंसर सही है, बस डायरेक्शन क्या कर देना, उल्टा कर देना। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? ठीक है। अब मैंने इसमें मान लिया कि भाई यहां से लेट से करंट गया, जो करंट गया वो मान लिया कितना, dq बाई dt 1। जब यहां पहुंचा तो कुछ करंट इधर चला गया, इसको मान लिया मैंने dq बाई dt 2, और कुछ करंट इधर चला गया, उसको मान लिया मैंने dq बाई dt 3। मैं श्योर नहीं होगी करंट का डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा, पर अगेन उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई हो सकता है करंट ऐसे फ्लो हो, ये दोनों साइड से करंट और इधर चला जाए, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा सीधा यहां पे अप्लाई करेंगे क्या, किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो अगर हम यहां पे क्या करें, किरचॉफ जंक्शन लॉ यूज करें, केजे, प्लीज इसको पूरा लिखना। तो हम यहां पे लिखेंगे करंट, इनकमिंग करंट जंक्शन की तरफ कौन सा दिख रहा है, dq बाई dt 1 शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और वो दिख रहा है dq बाई dt 2 प्लस dq बाई dt 3, dq बाई dt 3। अब जो करंट है उसका फॉर्मूला होता है ka t1 माइनस t2 डिवाइड बाई l। तो इसके लिए हम लिखेंगे ka, क्योंकि सेम मटेरियल सबको सेम है, t1 माइनस t2 अगर हम देखें तो 100 माइनस t या t माइनस 100 माइनस t। तुम अपने मन से डायरेक्शन मान सकते हो कि करंट ऐसे फ्लो रहा है, ऐसे फ्लो रहा है, पर एक बार जब तुमने डायरेक्शन मान नहीं dq बाई dt 2 को लिखे तो ये इधर जा रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे अगेन क्या, ka और टेम्परेचर डिफरेंस t माइनस 60। डायरेक्शन को देखते हुए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, t माइनस 60 डिवाइड बाई लेंथ कितना, l बाई 2 प्लस dq बाई dt 3 क्या लिखेंगे, अगेन ka t माइनस 0 डिवाइड बाई l बाई 2। क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है यहां से, राइट, ka बाई l पूरा क्या हो गया, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड यहां पे बच रहा है हमारे पास 100 माइनस t, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2t माइनस 120 मल्टीप्लाई भी कर दिया, और प्लस कितना हो गया 2t। क्या क्या हो, t वाले टर्म को एक साइड, 2t और 2t 4t माइनस t जाएगा तो कितना 5t, राइट, ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 100 और प्लस 1 कितना हो गया 220 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से इसके आगे यहां सॉल्व कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 220 डिग्री डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा कितना 44 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया कितना 44 डिग्री, मतलब जंक्शन का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 44 डिग्री सेल्सियस। तुमको पता है सेम क्वेश्चन ओम्स लॉ में करा सकता हूं मैं, राइट, जहां जहां पे डिग्री सेल्सियस लिखा है वहां पे वोल्ट लिख दूंगा, क्वेश्चन बन जाएगा ओम्स लॉ का। रॉड ना बना के वायर बना दूंगा, या ऐसे ऐसे जिगजैग बना दूंगा, मतलब रेजिस्टेंस बना दूंगा, सेम क्वेश्चन बन गया किसका, ओम्स लॉ का। तुमसे पूछूंगा बताओ जंक्शन का पोटेंशियल कितना, आंसर आएगा 44 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, ऐसे मान सकते हो। क्लियर है ये, इस तरह से तुम कर सकते हो। अब ये आ रहा है 44 डिग्री सेल्सियस। मुझे जानना है कि क्या मैंने डायरेक्शन सही माना हुआ है, तो dq बाई dt को तुम निकालोगे कैसे, 100 माइनस 44 करके, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव, सही है। dq बाई dt को निकालोगे t माइनस 60 करके, तो 44 माइनस 60 करोगे, प्लस आएगा या माइनस आएगा, मतलब इसका डायरेक्शन हमने क्या किया है, गलत माना हुआ है, डायरेक्शन क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। समझ में आया, 44 माइनस 60 माइनस में आएगा, dq बाई dt की जगह पे ये लिखा हुआ है। थर्ड का
44 माइनस 0 सही माना है गलत माना है? सही। तो उससे कभी कोई दिक्कत नहीं रहा। तो करंट यहां से जाएगा, इधर से आएगा और पूरा करंट एक्चुअल में इधर से निकलेगा। क्लियर है ये? गुड, नोट करो इसे। चलो देखो, कुछ सिंपल सा क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। लेट्स से हमने बोला कि हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A और लेंथ है वो है L है, राइट? लेंथ L दे दिया हुआ है। अब ये बोला हुआ है कि इसके एक एंड में 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है जबकि दूसरे एंड में 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंड से 2L/3 पे पता करना है कि भाई टेम्परेचर कितना, राइट? एक छोर से 2L/3 पे टेम्परेचर कितना, क्योंकि यहां से जैसे जैसे आगे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। बताना है यहां पे कितना टेम्परेचर होगा, निकालो। जरा अलग मान लो, है ना? मान लो कि ये एक दूसरा रॉड है और ये कोई और सा रॉड है। अब दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। सीरीज में लगे हैं, इसका मतलब है जितना हीट इसमें फ्लो होगा dQ/dt 1 वो बराबर होगा किसके? dQ/dt 2 के। अब किरचॉफ जंक्शन लॉ हम लगा सकते हैं, पर यार यहां पे कुछ और है ही नहीं, तो जितना इनकमिंग उतना आउटगोइंग है, और इतना भी करना क्यों करना? सीरीज में करंट क्या होता है? सेम होता है। तो हम सीधा सीधा यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई इन सीरीज dQ/dt 1 शुड बी इक्वल टू dQ/dt 2। सीरीज में करंट सेम होता है। अब अगर ऐसा है तो dQ/dt का फॉर्मूला क्या होता है? Ka T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L। कंडक्टिविटी सेम होगा, A सेम होगा। T1 माइनस T2 की बात करें तो 100 माइनस T लिखेंगे। 100 माइनस T डिवाइड बाई लेंथ, इसका कितना हो जाएगा? 2L/3 इज इक्वल टू, इसके लिए अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे Ka T1 माइनस 0 है, T माइनस 0 डिवाइड बाई इसका लेंथ कितना बचा? L/3। राइट? चेक करना है क्या क्या कैंसिल, तो Ka/L और Ka/L क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पे बच रहा है ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 300 माइनस 3T डिवाइड बाई 2, और इधर पे बच रहा है 3T। यही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, वहां से आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है आंसर? राइट? T आएगा कितना? 33.3 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। सिंपल सा एग्जांपल और ले रहे हैं। मान लो हमने बोला कि दो रॉड को हमने क्या किया? कनेक्ट किया है। सीरीज में दोनों क्या है? कनेक्टेड है। दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कांस्टेंट, बट दोनों का लेंथ और कंडक्टिविटी अलग अलग है। लेट्स से हमने बोला कि भाई इसका जो लेंथ है वो L है और इसका जो लेंथ है वो कितना है? 2L है। राइट? इसकी कंडक्टिविटी लेट्स से हमने बोल दिया कितना? 3 टाइम्स ऑफ K, और इसकी कंडक्टिविटी है सिंबल K। यहां पे बोला हुआ है ये है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाला जो पॉइंट है वहां का टेम्परेचर कितना होगा? सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? बिल्कुल सेम। कर सकते हो? चलो चलो, क्या रहा है? 91 एग्जैक्ट आ रहा है? 91 या कुछ फ्रैक्शन वगैरह पे? 91.4। ठीक। यहां पे पूछा हुआ है तो यही ले लेना है कि भाई दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो जितना करंट इधर से आएगा dQ/dt 1 उतना ही करंट इधर से जाएगा भी, है ना? तो यहां पे हम लिखेंगे dQ/dt 1 इज इक्वल टू dQ/dt 2। अब dQ/dt को लिखेंगे Ka T1 माइनस T2 डिवाइड बाई L। इसके लिए K की जगह पे क्या लिखेंगे? 3K। एरिया कितना है? सेम है। एरिया दोनों के लिए कांस्टेंट बोला हुआ है, दोनों के लिए सेम है। तो 3Ka T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस T डिवाइड बाई लेंथ कितना है? L। इधर पे अगर हम लिखेंगे तो इसके लिए कंडक्टिविटी Ka T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा? T माइनस 40 डिवाइड बाई लेंथ कितना है? 2L। जो टर्म कैंसिल हो जा रहा है उसको कैंसिल करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर Ka/L वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इधर पे हमारे पास बचेगा 300 माइनस 3T इज इक्वल टू T माइनस 40 डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। क्या आ रहा है? राइट? अप्रोक्सीमेट मान लो 91 या 91.4 डिग्री सेल्सियस जो भी आ रहा है, बन जाएगा। अब इस चीज का भी ध्यान रखना कि जिस तरह से हमने क्या किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड यहां पे भी आ सकता है। एग्जांपल दे रहा हूं इसका, पहले इसको जल्दी से लिखो जरा। देखो, लेट्स से एग्जांपल में हमने बोला कि हमारे पास 5 सिमिलर रॉड्स हैं, राइट? 5 रॉड है और पांचों क्या है? बिल्कुल सिमिलर है, मतलब सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है।
और उन रॉड्स को हमने क्या कर दिया है, इस टाइप से अरेंज कर दिया है। रॉड्स को हमने ऐसे अरेंज किया हुआ है, राइट। और पांचवें रॉड को हमने क्या कर दिया है, यहां पे लगा दिया इससे, राइट, ऐसे लगाया हुआ है। और बोला हुआ है कि लेट्स से इस पॉइंट का यहां का टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस और यहां का टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है इस पॉइंट का टेम्परेचर और इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, T1 और T2 की वैल्यू। सबसे पहले समझना है कि T1 और T2 की वैल्यू क्या होंगी, एग्जैक्टली सेम होंगी, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड, दोनों टाइप के होते हैं, राइट। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो कैसा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बिहेव कर रहा है बिल्कुल वैसे ही। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह क्या कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है। और अगर ऐसा है तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि T1 और T2 की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। और जब ऐसा होगा तो हम इस वाले को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जब इसको रिमूव करेंगे तो ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, अरे इसको अगर हम क्या करते हैं, रिमूव कर दें, तो ये हो जाएगा सिंपल सा, एक रॉड यहां बचा, दूसरा इधर पे, तीसरा इधर और चौथा इधर। क्लियर है, ये इस तरह से हो जाएगा। हाँ, इसमें भी अगर एक दो रॉड और जोड़ते तो फिर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, पर फिलहाल तो हम सीधा आंसर दे सकते हैं कि अगर यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस तरह से ये है बिल्कुल उसी तरह से ये, एक तरीके से ये दोनों इसके क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो यहां पे कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस, और यहां भी कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। अगर तुमको ये कैलकुलेट करना है तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो, राइट। फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। बताओ यहां पे अगर रेजिस्टेंस R होता, यहां पे R होता, यहां R और यहां R, तो टोटल ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना जाता, R के बराबर आ जाता। कैसे, दोनों सीरीज में लगे तो R और R 2R, R और R 2R, फिर ये दोनों पैरेलल में लगे तो 2R और 2R पैरेलल में, तो वापस से क्या आता, R आता। मतलब मैं चाहता तो इस पूरे रॉड को रिप्लेस कर सकता था एक सिंगल रॉड से, एक सिंगल रॉड से। अब यहां पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो मिड पॉइंट पे कितना होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। दोनों पॉइंट पे 50 और 50 रहेंगे। तो इतनी ज्यादा सिमिलरिटी होती है हमारी इसके किससे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। कभी भी अगर दिक्कत जाए कि सर इसमें पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो जहां जहां जो रॉड लगा है सबको रेजिस्टेंस से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। जैसा तुम वहां पे पोटेंशियल के लिए सॉल्व करोगे, वैसे ही यहां पे क्या रहेगा, टेम्परेचर के लिए। क्लियर है ये पार्ट हमारा क्या, कंडक्शन का। दो क्वेश्चन मेरे को और कराने हैं। एक क्वेश्चन लेक से रिलेटेड है, उसका फॉर्मूला भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, एक दो बार क्वेश्चन आए हुए हैं वो, और एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो। और उसके तुरंत बाद हम शुरू करेंगे क्या, रेडिएशन। और वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिससे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहेंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर हम देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेडिएशन वाला टॉपिक। कन्वेक्शन का डेफिनेशन लिखा दूंगा, एक आध एग्जांपल बता दूंगा, पर उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो कल ही हम शुरू करेंगे क्या, रेडिएशन। इसके एक दो क्वेश्चन और है, उसको भी हम लिखेंगे। क्लियर, चलो थैंक यू।